नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों एक अलग शुरुआत कर रहे हैं आप सभी के लिए, टेक्निकल हेल्पर स्पेशल के लिए। आपसे सपोर्ट की मैं उम्मीद करता हूं। एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारी इस सीरीज़ को बहुत आगे हम लेकर जाएंगे। दोस्तों सीरीज़ ये है कि जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुए हैं उनमें टॉपिक वाइज मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हम एक बार फिर सॉल्यूशन कर रहे हैं, यानी एक तरह से रिवीजन कर रहे हैं। मतलब जितने भी भर्तियों के एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें किसी टॉपिक से कौन से क्वेश्चन सर्वाधिक पूछे जा रहे हैं वो आपको हम उपलब्ध करा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन, यानी जितने भी पेपर अभी रिसेंटली हुए हैं राजस्थान चाहे टेक्निकल हेल्पर 2018 के हो, यूपीपीसीएल हो, दिल्ली मेट्रो हो, इनमें ट्रांसफार्मर का कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो बार बार रिपीट हुआ है और टॉप मोस्ट 25 क्वेश्चन मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप में हर मंडे प्रैक्टिस टेस्ट होता है फ्री में, आप उसे अटेम्प्ट कीजिए और अपनी तैयारी चेक कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यूट्यूब पर आपके लिए बहुत से नोट्स पहले से उपलब्ध है। टेक्निकल हेल्पर भर्ती के लिए आपको 100% सिलेक्शन हमारे यूट्यूब चैनल से मिल सकता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ाते हैं इस सीरीज़ को। सीरीज़ अच्छी लगे, कैसी लगी है, क्या हमारी शुरुआत सही है, कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए दोस्तों आज के प्रश्नों से शुरू करते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि बार बार रिपीट हो रहे हैं एंड टेक्निकल हेल्पर स्पेशल है, इसलिए दोस्तों केवल हिंदी में ही हमने इन प्रश्नों को लिया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, ट्रांसफार्मर का मूल कार्य निम्नलिखित में परिवर्तन करना है। ट्रांसफार्मर किस चीज़ को बदलता है हम सब जानते हैं, अगर आपने हमारा थ्योरी का क्लास देखा है तो वैसे ही याद रह जाएगा। ट्रांसफार्मर का काम वोल्टेज के मान को बदलना होता है और जब एक ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बदलता है तो करंट अपने आप बदल जाती है, जबकि पावर कांस्टेंट रहती है, फ्रीक्वेंसी स्थिर रहती है और ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर तो लोड पर डिपेंडेंट होता है। अपने इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य वोल्टेज के मान को बदलना होता है जिससे धारा का मान स्वतः ही बदल जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से ट्रांसफार्मर में कौन नहीं बदल सकता है। तो ट्रांसफार्मर में जो चीज़ नहीं बदलती उनमें एक तो है फ्रीक्वेंसी, दूसरा है पावर। ट्रांसफार्मर कांस्टेंट पावर डिवाइस भी है, ध्यान रखना। प्राइमरी और सेकेंडरी का केवीए जो होता है वो हमेशा एक बराबर होता है। ट्रांसफार्मर में वोल्टेज भी बदल जाती है, करंट भी बदल जाता है, नंबर ऑफ टर्न्स भी बदल जाते हैं। दोस्तों आपका स्कोर कितना रहता है इस टेस्ट के हिसाब से मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। मान लीजिए आपको ये 25 क्वेश्चन एक टेस्ट में देने को मौका मिलता तो आपका स्कोर कितना होता, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी है, मैं बता रहा हूँ, ऐसे मत सोचना कि इजी दिए होंगे। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन को दिए हैं और टेक्निकल हेल्पर में क्या पूछा जा सकता है ये भी दिया है। आइए ज़रा आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर का काम करने का सिद्धांत तो म्यूचुअल इंडक्शन हो जाएगा और ऑटो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत पूछेगा तो फिर सेल्फ इंडक्शन का हो जाएगा। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक सिद्धांत किसका है, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप के वोल्टमीटर होते हैं। और थर्मल किनका है, जितने भी हमारे घरेलू हीटिंग उपकरण होते हैं उनका सिद्धांत होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन शो नहीं हुआ इसमें। नंबर 4 क्वेश्चन क्या है मैं बता देता हूँ आपको। सवाल क्या पूछा गया था दोस्तों, नंबर 4 क्वेश्चन ये पूछा गया था कि निम्न में से किस में स्थैतिक प्रेरित ईएमएफ होता है। देखो मैंने बताया ना, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियमानुसार ईएमएफ 2 तरह के होते हैं, गतिज और स्थैतिक। जनरेटर एसी का हो या डीसी का हो उसमें गतिज हो जाए, जबकि ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मोटर में स्टैटिक होता है। अब देखो यहाँ पर मोटर का ऑप्शन तो दिया हुआ है, फिर हमने किया क्यों नहीं, तो इसने मोटर ये नहीं बताया कि इंडक्शन मोटर है या डीसी मोटर है, इसलिए मोटर ऑप्शन के साथ नहीं जाएंगे।
वैसे याद रखना स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ ट्रांसफार्मर में भी होता है, मोटर में भी होता है, लेकिन मोटर इंडक्शन होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में होती है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और केवीए में होती है। बहुत आसान क्वेश्चन है। वैसे ध्यान रखना, आजकल वो कंफ्यूज कर सकते हैं आपको। केवीए ऑप्शन ना देकर वोल्ट एम्पियर ऑप्शन दे देता है कई बार, और वोल्ट एम्पियर ऑप्शन ना देवे तो कई बार ये ऑप्शन दे देता है कि आभासी शक्ति में होता है। तीनों बात एक ही है, ठीक है। ज़्यादा कोई तीनों में अंतर नहीं है, चीज़ एक ही है, लेकिन ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आ सकता है। अगला क्वेश्चन, किसी ट्रांसफार्मर की कोर को लेमिनेट क्यों करते हैं? दोस्तों ट्रांसफार्मर की कोर से संबंधित एक क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कोर किस धातु की बनी होती है? पहली बात सिलिकॉन स्टील की। पावर ट्रांसफार्मर की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। हाई फ्रिक्वेंसी के है तो एयर कोर भी होगी, फेराइट कोर भी होगी, है ना। ट्रांसफार्मर की कोर बनती कैसी है? तो CRGO होती है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड होती है। ट्रांसफार्मर में कोर प्रदान ही क्यों की जाती है? रिलक्टेंस कम करने के लिए प्रदान की जाती है, लीकेज फ्लक्स कम करने के लिए दी जाती है। लोहे कोर जो होती है वो लेमिनेट क्यों करते हैं? तो एडी करंट हानि कम करने के लिए करते हैं। सिलिकॉन स्टील की क्यों लेते हैं? स्ट्रेसिस हानि कम करने के लिए। अब देखो, एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको 5-6 क्वेश्चन बता दिए। ट्रांसफार्मर की दक्षता मैक्सिमम कब होती है? जब तांबा हानि लोहे हानि के बराबर हो जाए, है ना। कॉपर लॉस और आयरन लॉस एक दूसरे के बराबर होते हैं तो होता है। ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट का उद्देश्य क्या है? दोस्तों ध्यान रखना, शॉर्ट सर्किट टेस्ट को इम्पीडेंस टेस्ट भी कहा जाता है और इसी को इक्वल सर्किट टेस्ट भी जाना जाता है, समतुल्य परीक्षण के नाम से भी जानते हैं। और इसका काम होता है कॉपर हानि ज्ञात करना, लोहे हानि ज्ञात करना, चुंबकन हानि ज्ञात करना। इसके लिए ओपन सर्किट टेस्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में जिस ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं उसका नाम क्या है? वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। सीटी जो है ये धारा को कम करने के लिए काम में लेते हैं। एम्पियर मीटर, वाट मीटर और एनर्जी मीटर के साथ लगती है। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर की विशेषता है कि इसका टर्न अनुपात या वोल्टेज अनुपात या धारा अनुपात इकाई होता है, यानी 1:1। पीटी का उपयोग वोल्टेज कम करने के लिए लेते हैं। पीटी वोल्ट मीटर के साथ भी लगती है, वाट मीटर के साथ भी लगती है और एनर्जी मीटर के साथ भी लगा सकते हो। देखिए, इससे अच्छी तैयारी दोस्तों मैं आपको और क्या एक्सप्लेन कर सकता हूँ। एक क्वेश्चन में 4-4 चीज़ें बता रहा हूँ। प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर देना यार। किस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी सदैव बंद रखी जाती है? तो वो है सीटी। सीटी की सेकेंडरी कभी ओपन नहीं रहनी चाहिए। अगर सीटी की सेकेंडरी ओपन रहेगी तो क्या होगी? कहते हैं कि कोर सेचुरेट हो जाएगी और सीटी फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। सीटी की प्राइमरी में केवल फ्यू टर्न होते हैं, सेकेंडरी में अधिक टर्न होते हैं। अगला सवाल, ट्रांसफार्मर में श्वसन क्रिया के दौरान वायु से नमी सोखने के लिए हम क्या लगाते हैं? ब्रीदर लगाते हैं। और ब्रीदर में जो नमी सोखेगा उसका नाम क्या है? सिलिका जेल। सिलिका जेल प्रारंभ में किस कलर की है? नीला, और बाद में या तो हल्का गुलाबी या फिर सफ़ेद, और आजकल वो ब्राउन वाली भी आती है, उसका भी ध्यान रखना। अगला सवाल, ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव कब हो सकता है? जब लीडिंग पावर फैक्टर हो, क्योंकि फॉर्मूला जो दिया जाता है नो लोड माइनस फुल लोड दिया जाता है। मान माइनस में तब आएगा जब फुल लोड का ज़्यादा हो, यानी भार बढ़ने से वोल्टेज बढ़ती हो, ऐसा तब होता है जब पावर फैक्टर लीडिंग हो। डी उत्तर आएगा। अगला सवाल है, जब ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं उस दौरान लोहे हानि को क्या करते हैं? एज्यूम टू बी नेग्लिजिबल, नगण्य माना जाता है, शून्य माना जाता है, यानी उसको छोड़ ही देते हैं। क्योंकि शॉर्ट सर्किट के दौरान एक तो क्या है कि बहुत कम, यूँ समझ लीजिए कि वोल्टेज हम सर्किट को देते हैं, इसलिए लोहे हानि नए के बराबर, क्योंकि लोहे हानि एक्चुअल में वोल्टेज के साथ ही होती है। अगला सवाल, लोडेड कंडीशन में दो आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर है, उनकी एफिशिएंसी ज्ञात करने वाले टेस्ट का नाम क्या है? ट्रांसफार्मर की दक्षता ज्ञात करने वाले टेस्ट का नाम संपनर टेस्ट है। संपनर टेस्ट का दूसरा नाम बैक टू बैक टेस्ट है। ठीक है, डी उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि नो लोड पर ट्रांसफार्मर का डाटा निम्न प्रकार है और कौन सा डाटा इसमें से सही नहीं है। ठीक है, देखो फिर कौन सा सही नहीं है। पावर फैक्टर 0.1 से 0.2 लैगिंग होता है, ये ठीक है। नो लोड करंट का मान 2% से 5% होता है फुल लोड का, ये भी ठीक है। नो लोड पर जो करंट चलती है वो वोल्टेज से लगभग 75 डिग्री पीछे होती है, ये भी सही है। अगर आदर्श होता तो 90 डिग्री पीछे होती, ध्यान रखना। और इस समय पावर इनपुट जो है वो लोहे हानि के बराबर है, ये भी सही है। मतलब कुल मिला के मैंने तो आपको 4 पॉइंट बताना चाह रहा था कि एक ट्रांसफार्मर के नो लोड पर 4 डाटा याद रखना। सारे डेटा सही है, उत्तर आपको नन अबोव करना है, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला, ट्रांसफार्मर में तेल क्या प्रदान करता है। देखो, ल्यूब्रिकेशन को हिंदी में बोलते हैं स्नेहक, और ये तब काम में लेना होता है जहाँ घर्षण हो। इसका काम होता है घर्षण कम करना। जैसे मोटर में बेरिंग है, घर्षण उनका हो रहा है, ट्रांसफार्मर में तो कोई घर्षण हो ही नहीं रहा ना। तो ट्रांसफार्मर में तेल का काम है कूलिंग और इंसुलेशन, यानी 1 नंबर और 3 नंबर, यानी आपको सी उत्तर यहाँ पर सही कर देना है। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर के द्वारा ले जाया जाने वाला अधिकतम भार किस से सीमित होता है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और मुझे लगता है अच्छा क्वेश्चन है। यानी एक ट्रांसफार्मर पर मैक्सिमम आप कितना लोड डालते जाओगे। भार बढ़ने से टेम्परेचर में वृद्धि होती है और टेम्परेचर की एक लिमिट होती है, क्योंकि उसके बाद ऑयल आग पकड़ लेता है, जिसको फ्लैश पॉइंट कहा जाता है। जनरली ट्रांसफार्मर ऑयल का फ्लैश पॉइंट 140 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसलिए तापमान वृद्धि जो है वो लोड को सीमित करती है, ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न पूछ रहा है वो कह रहा है कि 3 फेज सेल टाइप ट्रांसफार्मर में किस प्रकार की वाइंडिंग होती है। दोस्तों, सेल टाइप ट्रांसफार्मर जनरली 3 फेज के लिए काम में लेते हैं और इसमें ई और आई प्रकार की कोर काम में लेते हैं। इस पर सबसे पहले प्राइमरी वाइंडिंग होती है, फिर ऊपर इंसुलेशन होता है और फिर सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। जब दो चीज़ें इस तरह से एक दूसरे पर दब जाती है तो इसको सैंडविच कहा जाता है, यानी सैंडविच प्रकार की वाइंडिंग सेल टाइप ट्रांसफार्मर में होती है। अगला क्वेश्चन देखो, ट्रांसफार्मर में 3/4 भार पर तांबा हानि 900 वाट है, फुल लोड पर कॉपर लॉस कितना होगा। दोस्तों याद रखें, पूर्ण भार पर कॉपर लॉस को रेजिस्टेंस के बराबर ही मान लिया करो, इसलिए जिस भार पर आपको ताम्र हानि दी हुई है वहाँ से आप रेजिस्टेंस निकालो। देखो, लोड को हमेशा करंट माना करो और वाट में लॉस है वो तो पावर हो ही गया। आपको आर ज्ञात करना है और आर ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है P/I²। देखो, पावर है 900, आई का मान है 3/4, 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16, 16 ऊपर चला जाएगा। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो उत्तर आएगा 1600 ओम। ये 1600 ओम रेजिस्टेंस पूर्ण भार पर 1600 वाट हानि के बराबर ही होगा। क्यों? क्योंकि पूर्ण भार के समय धारा इकाई मानी जाती है, तो I² इंटू आर करोगे, 1 का स्क्वायर 1 आया, 1600 को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आपका यहाँ पर आंसर आएगा डी 1600 वाट। अगला क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार रिपीट हुआ है, बहुत सारे एग्जाम में आया है। ट्रांसफार्मर में 2 फेज सप्लाई को 3 फेज में और 3 फेज को 2 फेज में बदलना है, किस प्रकार के कनेक्शन करेंगे भाई। तो फेज बदलने के लिए जिस कनेक्शन का उपयोग करते हैं उसको स्कॉट कनेक्शन बोलते हैं और इसका दूसरा नाम होता है टी टाइप कनेक्शन, इसलिए इसे टी संयोजन भी कहा जाता है। ठीक है, वी बैंक ओपन डेल्टा है एक तरह से, यानी डेल्टा जब खुल जाता है तो वो कैसे काम करेगा। अगला क्वेश्चन देखो, मैंने पहले ही बता दिया था, रिपीट करने की शायद ज़रूरी नहीं है। ट्रांसफार्मर के बरीदर के भीतर कौन सा रसायन है। तो बरीदर में सिलिका जेल होती है, इसके कलर के बारे में भी मैंने आपको बता ही दिया था। अगला सवाल कह रहा है कि 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज
एक ट्रांसफार्मर है, अगर उसकी प्राइमरी को हम 115 वोल्ट ही देवें तो सेकेंडरी साइड में आउटपुट कितना होगा। देखो दोस्तों, अगर प्राइमरी को मिलने वाली वोल्टेज आधी करोगे ना तो सेकेंडरी साइड की वोल्टेज भी अपने आप ही आधी हो जाएगी, क्योंकि सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी पर ही डिपेंडेड होती है। बहुत सिंपल सा है, ठीक है ना। 230 वोल्ट प्राइमरी, इसमें थोड़ी अधूरा लिखा है, सॉरी क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा। 230 वोल्ट ओब्लिक 6 वोल्ट वाला था, ठीक है, क्वेश्चन अधूरा है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। 230 वोल्ट ओब्लिक 6 वोल्ट वाला है, अगर प्राइमरी को 115 ही दिया तो सेकेंडरी साइड में कितने मिलेंगे, फिर 3 वोल्ट मिलेगी, ठीक है। अगर प्राइमरी वोल्टेज ही रिड्यूस होगी तो सेकेंडरी अपने आप हो जाएगी। अगला सवाल, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का टर्न रेशियो शो है, प्राइमरी धारा 100 है तो सेकेंडरी धारा कितनी होगी। देखो दोस्तों, टर्न का रेशियो अगर 100 है ना तो वोल्टेज का रेशियो भी 100 माना जाएगा, लेकिन धारा का रेशियो 1/100 माना जाएगा। यानी करंट का रेशियो जो है वो विपरीत होगा आपका, मतलब कि अगर वोल्टेज 100 गुना हो रहा है तो करंट 1/100 होगी। अब देखो, प्राइमरी में करंट 100 है तो सेकेंडरी साइड में आपको कितनी मिलेगी, मात्र 1 एम्पियर। मैं दोबारा बताता हूँ, सुनो। मान लीजिए प्राइमरी में 1 वोल्ट है तो सेकेंडरी में कितने मिलेंगे, 100 वोल्ट। अगर प्राइमरी में 100 एम्पियर धारा है तो फिर सेकेंडरी में धारा कितनी होगी, 1 एम्पियर। क्यों, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी का VA हमेशा बराबर होता है। अब आप देखो, प्राइमरी का भी 100 VA है, सेकेंडरी का भी 100 VA है, ठीक है। उत्तर आएगा B। अगला सवाल, बकोलज रिले किस प्रकार की रिले है। दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पेपर में आ चुका है। गैस ऑपरेटेड रिले है, जब ट्रांसफार्मर तेल में वाष्पीकरण की दर बढ़ती है तो ये रिले ऑपरेट होती है। कंजर्वेटर और ऑयल टैंक के बीच लगाई जाती है ये। अगला सवाल, 25 kVA ट्रांसफार्मर 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर पर भार को सप्लाई करता है, लोड की गणना कीजिए। देखो, लोड किलोवाट में होता है और किलोवाट बराबर KVA इंटू cos फाई होता है। उत्तर आएगा आपका 20 किलोवाट। तो बस दोस्तों, यही थे आज के 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज़ हमारी अच्छी लगी होगी। एक कमेंट करके ज़रूर बताना सीरीज़ कैसी लगी, एक कमेंट करके आपका स्कोर बताना, वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, ऐप डाउनलोड ज़रूर करना।